हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्कोपी। आज हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी का यूनिट 4 की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमारे टॉपिक्स हैं की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे 3 टॉपिक हैं: सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन, डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन, X.509 सर्टिफिकेट, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन, कैरबरस, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी, जिसमें हमारे पास 2 टॉपिक हैं: प्रिटी गुड प्राइवेसी पीजीपी और एसलेस MIME। तो अब हम सबसे पहले की मैनेजमेंट देख लेते हैं। की मैनेजमेंट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड फॉर जनरेशन, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, recoding, change, disposition and control of keys that are used in cryptography। तो ये हमारा कई प्रोसेस का कलेक्शन है, जिसमें हम की का जनरेशन, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रीकोडिंग, एक्सचेंज, डिस्पोजिशन एंड कंट्रोल ऑफ कीज जो हमारी क्रिप्टोग्राफी में यूज होती हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं: मैनेजिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज विद इन अ क्रिप्टो सिस्टम। इसमें हम क्रिप्टोग्राफिक कीज को मैनेज करते हैं क्रिप्टो सिस्टम के अंदर। तो हमारा तीसरा पॉइंट है: अ की मैनेजमेंट सिस्टम विल ऑल्सो कंटेन की सर्वर्स, यूजर प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल डिजाइन। तो एक जो की मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो की सर्वर को भी कंटेन करता है, यूज़र किस चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है वो भी रखता है, यूज़र के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो भी वो रखता है, इंक्लूडिंग क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल डिज़ाइन। तो अब हमारा इसमें अलग अलग तरीके के वेरियस फंक्शंस होते हैं की मैनेजमेंट में, जिसमें हमारा पहला फंक्शन जनरेशन। इसमें होता है कि हम उस की को सेलेक्ट करते हैं जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैसेज में उसके टाइम पर यूज़ की जाती है, उसमें हम इस की को सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा होता है वो सारे प्रोसेस आते हैं जिसमें हम की के जनरेशन से लेकर जहाँ पर वो की यूज़ होगी वो सारे प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से बोलते हैं। इसमें हम की को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर वो यूज़ होने वाली है। तीसरा हमारा इसमें टॉपिक है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में होता है कि हम दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेटिंग द की इनटू द स्टोरेज ऑफ द डिवाइस और द प्रोसेस दैट नीड्स टू यूज इट। तो इसमें हमारा होता है कि हम उस की को जो हमने जनरेट करी है उसको हम किसी डिवाइस के स्टोरेज में डालते हैं या उस जगह पर यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर इस की का यूज़ होगा, जिसको ज़रूरत है इसको यूज़ करने की। स्टोरेज हमारा होता है कि इसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हैं, मतलब कि कहीं बाहर ना लीक हो जाए या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बीच में कुछ हैकिंग का कुछ ना हो, इसके लिए हम स्टोरेज का यूज़ करते हैं। इसमें हमारा इंटीग्रिटी मेंटेन रहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। फिर हमारा आता है चेंज। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एंडिंग विद द यूज ऑफ की एंड द स्टार्टिंग विद द यूज ऑफ अनदर की। इसमें होता है हम जब एक की का यूज़ कर लेते हैं, उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, तो अब हम फिर यहाँ पर दोबारा से पूरे प्रोसेस को रीस्टार्ट करते हैं। हम नई की से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना, नई की को जनरेट करते हैं। लास्ट हमारा आता है कंट्रोल। इसमें हमारा आता है रेफर्स टू द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट अ डायरेक्टिंग और रीस्टार्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर द कंटेंट एंड यूज ऑफ द की। इसमें हमारा की का कहाँ यूज होगा वो कंट्रोल रहता है, की किस कंटेंट को डायरेक्ट करेगी वो कंटेंट रहता है, वो एबिलिटी रहती है। वो की जो हमने जनरेट करी है वो किस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी या कौन से कंटेंट को रीस्टार्ट कर देगी, इन्फ्लुएंस करेगी, वो पूरा कंटेंट पूरा कंट्रोल वाले सेक्शन में रहता है। तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का डिफरेंस। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में होता है कि फर्स्ट डिफरेंस है इसका, सिंगल की का ही यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में होता है कि अलग अलग कीज़ का यूज़ करते हैं, 2 डिफरेंट कीज़ आर यूज। पब्लिक की का यूज़ होता है इंक्रिप्शन के लिए और प्राइवेट की का यूज़ होता है डिक्रिप्शन के लिए। अगला डिफरेंस हमारा बोथ कम्युनिकेशन पार्टी शेयर द सेम एल्गोरिथम एंड द की। जो हमारी दोनों कम्युनिकेशन पार्टीज होते हैं, मतलब सेंडर और रिसीवर्स होते हैं, वो सेम एल्गोरिथम और कीज़ का यूज़ करते हैं। वहीं पे हमारा ऑपोजिट साइड में होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में कि दोनों पार्टीज में से जो एटलीस्ट वन ऑफ द मैच्ड पेयर ऑफ कीज होनी चाहिए, मतलब कीज कितनी भी हो उसमें से एटलीस्ट एक मैच्ड पेयर होना चाहिए दोनों के पास, सेंडर और रिसीवर के पास। हमारा अगला इसमें डिफरेंस है द प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन आर वेरी फास्ट। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्रोसेस जो होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का वो बहुत फास्ट होता है,
वहीं पे एसिमेट्रिक में स्लो होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसेस। अब हमारा अगला डिफरेंस है की डिस्ट्रीब्यूशन इज बिग प्रॉब्लम। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एक ही का यूज होता है, तो की डिस्ट्रीब्यूशन एक इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। वहीं पे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में होता है कि दो अलग अलग कीज का यूज करते हैं, तो इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। और लास्ट डिफरेंस हमारा, द साइज ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इज सेम और लेस देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आता है आउटपुट फॉर्म में इनक्रिप्शन के बाद, वो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट से सेम साइज का हो सकता है या उससे कम साइज का हो सकता है। वहीं पे एसिमेट्रिक में होता है, जो हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो आता है इनक्रिप्शन प्रोसेस के बाद, वो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट के साइज से ज़्यादा साइज का होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम। द डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम इज क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज्ड टू सिक्योर द एक्सेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज ओवर अ पोटेंशियल इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल। जो हमारा डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम है, ये क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जो एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज को सिक्योर करने काम आता है जब वो किसी इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल पर ट्रांसमिशन हो रहा होता है कम्युनिकेशन का। इसमें होता है कि हमारा अगर सेंडर से रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है इनसिक्योर चैनल पे, मतलब वो चैनल सिक्योर नहीं है, तो उसमें जो हमारी सीक्रेट की जनरेट होती है, एस्टैब्लिश होती है, उसको सिक्योर करने के लिए हम डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम इज अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग की इम्प्लीमेंटेड विद इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। जो हमारा डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम है, एक स्पेसिफिक मेथड है कीज के एक्सचेंजिंग का फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी में। Third point है, Diffie-Hellman key exchange method allows two parties that have no prior knowledge of each other to jointly establish a shared secret key over an insecure communication channel। जो Diffie-Hellman key exchange method है, ये दो पार्टीज को अलाउ करता है जिनको अपने बारे में कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, वो एक दूसरे को नहीं जानते, अननोन है एक दूसरे के लिए, तो उनके बीच में एक इस्टेब्लिश सीक्रेट की को इस्टेब्लिश करने के लिए जो शेयर रहती है, सेंडर के पास भी रहती है, रिसीवर के पास भी रहती है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं over an insecure communication channel. Fourth point है, this key can then be used to encrypt subsequent communication using symmetric key cipher। जो ये सीक्रेट की जनरेट होती है, एस्टैब्लिश होती है, इसका यूज हम इंक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन में यूजिंग अ सिमेट्रिक की साइफर की मदद से। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, द सिमेट्रिक जो शेयर्ड की होती है उसको सिमेट्रिक की भी बोलते हैं इन डेफी-हेलमैन प्रोटोकॉल। उसको हम के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू जी की पावर एक्स वाई मॉड एन। तो अब हम इसमें स्टेप्स देख लेते हैं जो डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज में होते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होता है, अगर सेंडर एक लार्ज रैंडम नंबर चूज कर रहा है जिसको वो डिनोट करता है एक्स से, तो वो हमारा ऐसे होगा, सच दैट 0 इज लेस देन और ग्रेट इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन, एंड इसको हम कैलकुलेट करेंगे R1 विच इज इक्वल्स टू जी की पावर एक्स मॉड एन। वहीं पे बी हमारा है, रिसीवर एक दूसरे लार्ज रैंडम नंबर को चूज करता है सच एज वाई, तो वो हमारा ऐसे होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन, और इसको हम R2 से कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू जी की पावर वाई मॉड एन। और सी हमारा बता रहा है, सेंडर जो है वो रिसीवर को R1 सेंड करेगा। इसमें होगा कि सेंडर रिसीवर को x की वैल्यू सेंड नहीं करेगा, वो बस R1 ही सेंड करेगा। सिमिलरली डी में हमारा है, रिसीवर जो है वो सेंडर को R2 सेंड करेगा, लेकिन y की वैल्यू सेंड नहीं करेगा, वो बस R2 ही सेंड करेगा। और यहाँ पर ई हमारा बताता है, सेंडर कैलकुलेट करेगा k की वैल्यू, k इज इक्वल्स टू R2 की पावर x मॉड n। वहीं पे सिमिलरली रिसीवर कैलकुलेट करेगा k इज इक्वल्स टू R1 की पावर y मॉड n। और जो यहाँ पर के डिनोट हो रहा है वो सिमेट्रिक की फॉर सेशंस यूज हो रहा है, जो हमने पिछले पीपीटी में पिछले स्लाइड में देखा था, लास्ट पॉइंट तो जो था। और यहीं पर हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में ऐसे बता देता हूँ, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर R1 की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर हमने देखा जो ये बता रहा है सेंडर वो है R1 ही सेंड कर सकता है, तो R1 कैलकुलेट करेगा यहाँ से, और रिसीवर R2 कैलकुलेट करेगा। ये R1 की वैल्यू सेंड करेगा, x की वैल्यू सेंड नहीं करेगा। सिमिलरली रिसीवर R2 सेंड करेगा, y की वैल्यू सेंड नहीं करेगा। फिर यहाँ पर ये R2 को कैलकुलेट करेगा, इसकी जो शेयर्ड सीक्रेट की यानी सिमेट्री की जो वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट करेगा सेंडर, और सिमिलरली रिसीवर कैलकुलेट करेगा। और वहीं पर जो हमारा ये शेयर्ड सीक्रेट की है k इज इक्वल्स टू जी की पावर एक्स वाई मॉड एन निकलता है। तो इसका न्यूमेरिकल भी है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम को एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है।
तो क्वेश्चन हमारा ये है, यूजर ए एंड बी यूजेस द डेफी-हेलमिन की एक्सचेंज टेक्निक, अ कॉमन प्राइम नंबर q is equals to 83 and a primitive root alpha is equals to 13. Then first question is, if user A has private key 5, what is the A's public key? Second, if user B has private key 12, what is the B's public key? Third, what is the shared key? सॉल्यूशन ये रहा, कॉमन प्राइम q is equals to 83 दिया हुआ है, प्रिमिटिव रूट हमें दिया हुआ है 13, तो पहले का निकाल लेते हैं। y 13 की पावर 5, 13 हमारा ये प्रिमिटिव रूट है और 5 हमें को यहाँ गिवन है, प्राइवेट की 5, उसका मॉड करेंगे 83 से 34 आंसर आएगा, ये रहा। सिमिलरली बी के लिए निकालना है तो y 13 हमारा प्रिमिटिव रूट और हमारे को प्राइवेट की यहाँ पे 12 दी हुई है, तो उसका पावर करेंगे मॉड 83, आंसर आएगा 65। अब हमारे को थर्ड है शेयर्ड की निकालना, जिसको k से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 65, ये वाला जो है उसकी पावर 5 मॉड 83 इज इक्वल टू 10, तो हमारा शेयर क्या है 10 इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्कीम्स यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक की आर फॉलोज। जो प्रोटोकॉल्स हैं पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन के वो ऐसे हैं। पहला है पब्लिक अनाउंसमेंट। तो इसमें होता है मेन फोकस ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन इज दैट पब्लिक की शुड बी पब्लिक। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है पब्लिक के इंक्रिप्शन का, वो पब्लिक की जो है वो पब्लिक ही होनी चाहिए। उसको कोई भी मतलब एज अ प्राइवेट या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता उस की को। दूसरा पॉइंट है मेन प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक इज एनी वन कैन फोर्स द की वाइल इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इसको कोई भी फोर्स कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है जब ये ट्रांसमिट हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसको हम फोर्जरी के नाम से भी बोलते हैं। जो हमारा दूसरा मेन पॉइंट है वो है पब्लिक डायरेक्टरी। तो इसके अंदर हमारा होता है पब्लिक की इज स्टोर्ड इन पब्लिक डायरेक्टरी। जो पब्लिक की है उसको पब्लिक डायरेक्टरी में ही स्टोर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है डायरेक्टरीज आर ट्रस्टेड हियर। जो डायरेक्टरीज होती हैं पब्लिक डायरेक्टरीज वो विश्वसनीय होती हैं, ट्रस्टेड होती हैं। इसमें प्रॉपर्टीज ये कंटेन करता है पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन, एक्सेस एंड अलाउ टू मॉडिफाई द वैल्यूज एट एनी टाइम। तो ये हमारी पब्लिक की तो स्टोर करता ही है, लेकिन प्रॉपर्टीज को भी स्टोर करता है कि उस पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसने वो पब्लिक की को जो वो यूज़ कर रहा है जो बंदा, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका एक्सेस और उसका अलाउ टू मॉडिफाई, मतलब उसको कितना कंट्रोल है उस की के ऊपर। तीसरा पॉइंट है कंटेन्स एंट्रीज लाइक नेम और पब्लिक की। तो ये हमारा पब्लिक डायरेक्टरी वो एंट्रीज को कंटेन करता है, जैसे नेम और पब्लिक की, मतलब क्या नाम है बंदे का, पार्टिसिपेंट का क्या नाम है, उसने कौन सी पब्लिक की यूज़ करी, ऐसे करके वो कंटेन करता है एंट्रीज को। फोर्थ पॉइंट है ईच यूजर हैज टू रजिस्टर हिज और हर पब्लिक की विद द डायरेक्टरी अथॉरिटी। हर यूजर को अपनी पब्लिक की रजिस्टर करनी होती है डायरेक्टरी अथॉरिटी में। तो अब इसमें हमारा अगला मेन पॉइंट है पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन में पब्लिक की अथॉरिटी। इट इज सिमिलर टू द डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी के सिमिलर जैसा ही होता है, बट इम्प्रूव द सिक्योरिटी बाय टाइटनिंग कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की फ्रॉम डायरेक्टरी। लेकिन इसमें सिक्योरिटी इम्प्रूव रहती है, इसमें कंट्रोल टाइट हो जाता है तो डायरेक्टरी के मुकाबले। इसमें होता है दूसरा पॉइंट है इन पब्लिक डायरेक्टरी स्कीम। पब्लिक डायरेक्टरी स्कीम में इफ द प्राइवेट की ऑफ द अथॉरिटी इज स्टोलन देन इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा। अगर अथॉरिटी में प्राइवेट की कभी चोरी हो जाती है पब्लिक डायरेक्टरी स्कीम के अंदर, तो जो डेटा है वो लॉस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इट रिक्वायर्स यूजर टू नो द पब्लिक की फ्रॉम द डायरेक्टरी। इसमें होता है पब्लिक की अथॉरिटी में कि इसको यूजर इट रिक्वायर्स यूजर टू नो, ये यूजर को जानता है कि उसने नो द पब्लिक की ऑफ फॉर द डायरेक्टरी। वो उस यूजर को जानता है जो जिसने पब्लिक की यूज करी है डायरेक्टरी के लिए। वेन एवर द कीज आर नीडेड, जब भी की जरूरत होती है, रियल टाइम एक्सेस टू द डायरेक्टरी इज मेड बाय द यूजर टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड पब्लिक सिक्योरिटी। इसमें रियल टाइम एक्सेस होता है पब्लिक की का, जो कि डायरेक्टरी में बनाया जाता है, जिसमें हम यूजर क्या कर सकता है, उसको जिस पब्लिक की नीड है उस टाइम पे रियल टाइम में, वो उसको सिक्योरली ऑब्टेन कर सकता है और यूज कर सकता है। तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सर्टिफिकेट। और डिजिटल सर्टिफिकेट इज अ डिजिटल फाइल दैट सर्टिफाइज द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और इवन अ राउटर सीकिंग एक्सेस टू कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। एक डिजिटल सर्टिफिकेट एक डिजिटल फाइल होती है जो आइडेंटिटी को सर्टिफाइज करती है एक इंडिविजुअल की या एक ऐसे राउटर की, यानी जो नेटवर्क्स होते हैं उसको राउटर बोलते हैं, जो एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। और सेकंड पॉइंट है इट इज इशूड बाय द सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए। ये सीए के थ्रू इशू किया जाता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू, एंड सर्व्स एज द सेम पर्पस एज द ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट।
ये कंप्यूटर की लाइन में, कंप्यूटर की फील्ड में सेम पर मतलब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट काम करता है किसी इंडिविजुअल का, वैसा ही इसका सेम पर्पज होता है। लास्ट पॉइंट हमारा, डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर प्राइमरीली यूज्ड इन सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे HTTPS, HLS, MIME, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, एक्सेट्रा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है X.509 सर्टिफिकेट। तो X.509 सर्टिफिकेट आर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दैट रिप्रेजेंट अ यूजर, कंप्यूटर, सर्विस और डिवाइस। जो X.509 सर्टिफिकेट है ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो किसी यूजर, कंप्यूटर, सर्विस और डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। एंड X.509 सर्टिफिकेट आर वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट। जो X.509 सर्टिफिकेट है इसका वाइडली यूज किया जाता है किसी भी डिजिटल सर्टिफिकेट के स्टैंडर्ड के फॉर्मेट के लिए। इट डिफाइंस स्ट्रक्चर एंड डेटा फील्ड्स दैट अ डिजिटल सर्टिफिकेट मस्ट ऑब्टेन। ये स्ट्रक्चर और उस डेटा फील्ड को डिफाइन करता है जो एक डिजिटल सर्टिफिकेट में होने ही चाहिए। X.509 is built on top of widely trusted standard known as ITU। इसको बनाया गया था ITU ने बनाया था इसको, जिसको हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी बोलते हैं, उसको इन्होंने बनाया था X.509 को। फिफ्थ पॉइंट है, द सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन द पब्लिक की ऑफ सर्टिफिकेट सब्जेक्ट। जो सर्टिफिकेट्स होता है उसमें पब्लिक की होती है एक सर्टिफिकेट सब्जेक्ट की, जिसने उस सर्टिफिकेट को बनवाया है उसकी पब्लिक की होती है। दे डू नॉट कंटेन द सब्जेक्ट प्राइवेट की। जो ये सर्टिफिकेट होता है X.509 इसमें पब्लिक की तो होती है लेकिन सब्जेक्ट की, प्राइवेट की नहीं होती। और इसको जो प्राइवेट की है उसको सिक्योरली अलग जगह स्टोर किया जाता है। तो अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट में हमारा पहले नंबर पर आता है वर्जन नंबर, जो 3 होते हैं 509 सर्टिफिकेट में, 1 2 3। उसके बाद आता है सीरियल नंबर, सिग्नेचर एल्गोरिथम आईडी, इशूअर नेम, वैलिडिटी पीरियड, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट पब्लिक की। उसके अंदर ऑप्शनल है, जो फर्स्ट इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर है ये वर्जन नंबर 1 में आया था। सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर है ये वर्जन 2 में आया था। और जो एक्सटेंशन है वो वर्जन 3 में दिखाया गया था। और जो लास्ट ब्लॉक है इसका वो है सिग्नेचर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ वर्जन नंबर से एक्सटेंशन तक यहाँ पे हैश एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर ये इस प्रोसेस में सिग्नेचर एल्गोरिथम यूज किया जाता है जो सीए के प्राइवेट की के थ्रू साइन की जाती है। फिर ये यहाँ पर जाके हैश की एल्गोरिथम आईडी, साइफर आईडी और पैरामीटर्स को ऐड करके सिग्नेचर में दिया जाता है, सिग्नेचर में उस डेटा को फिल किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं जो वर्जन नंबर है ये, इट डिफाइंस X.509 वर्जन दैट कंसर्न्स द सर्टिफिकेट। तो ये उस वर्जन को डिफाइन करता है जिसके थ्रू सर्टिफिकेट बना है, जिस वर्जन पे सर्टिफिकेट बना है। सीरियल नंबर, इट इज द यूनिक नंबर दैट द सर्टिफाइड अथॉरिटी इशूज। ये एक यूनिक नंबर होता है जिसको सर्टिफाइड अथॉरिटी सीए इशू करता है। सिग्नेचर एल्गोरिथम आइडेंटिफायर, दिस इज द एल्गोरिथम दैट इज यूज फॉर साइनिंग द सर्टिफिकेट। ये एक एल्गोरिथम है जिसमें हम सर्टिफिकेट साइनिंग में यूज किया जाता है जिसका। इशूअर नेम टेल्स द X.500 नेम ऑफ द सर्टिफाइड अथॉरिटी विच साइंड एंड क्रिएटेड द सर्टिफिकेट। तो इस X.509 में ये इशूअर नेम में हमारा बताता है कि X.500 नेम में जो सर्टिफाइड अथॉरिटी का जो बंदा है, मतलब जिसने उसको साइन किया है और उस सर्टिफिकेट को क्रिएट किया है, उसका नाम ये कंटेन करता है। पीरियड ऑफ वैलिडिटी में होता है कि 2 डेटा होते हैं। ये पीरियड दिखाता है कि सर्टिफिकेट कब से लेके कब तक वैलिड है। तो इसमें 2 डेट होते हैं, फर्स्ट वो सर्टिफिकेट कब बना और लास्ट कब तक वो वैलिड है। और सब्जेक्ट नेम टेल्स अबाउट द नेम ऑफ द यूजर टू हुम दिस सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। तो सब्जेक्ट नेम में वही होता है कि जिसके ऊपर जिसके जो अपने लिए सर्टिफिकेट को इशू करवाता है उसके लिए। जैसे मैं अगर X.509 सर्टिफिकेट को इशू करवा रहा हूँ तो मेरा नाम सब्जेक्ट नेम की जगह पर आएगा। वहीं पे अगला हमारा आता है सब्जेक्ट पब्लिक की इंफॉर्मेशन। तो इसमें होता है कि इट डिफाइंस द सब्जेक्ट पब्लिक की अलॉन्ग विद एन आइडेंटिफायर ऑफ एल्गोरिथम फॉर विच दिस की सपोज टू बी यूज। तो इस ब्लॉक में हमारा होता है कि सब्जेक्ट की पब्लिक की को स्टोर किया जाता है और उस एल्गोरिथम को यूज स्टोर किया जाता है आइडेंटिफायर को जहाँ पर इस की का यूज होना चाहिए, वो की यूज होने के लिए बनी है। एक्सटेंशन ब्लॉक हमारा आता है, ये एडिशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जो हमारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है वो एक्सटेंशन ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। लास्ट हमारा आता है सिग्नेचर, जो सिग्नेचर वाला ब्लॉक था। तो दिस फील्ड कंटेन्स द हैश कोड ऑफ ऑल अदर फील्ड विच इज इनक्रिप्टेड बाय द सर्टिफाइड अथॉरिटी प्राइवेट की। तो इसमें हमारा हैश कोड होता है सारी फील्ड्स का और इसको इनक्रिप्टेड बना के सिग्नेचर की फील्ड में डाला जाता है।
तो अब हम रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन X.509 सर्टिफिकेट्स आर इशूड दे आर असाइंड अ वैलिडिटी पीरियड दैट डिफाइंस द स्टार्ट एंड एंड डेट एंड टाइम फॉर द सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या होता है, X.509 सर्टिफिकेट जब इशू किया जाता है तो उसमें वैलिडिटी पीरियड होता है उसका, जिसमें डिफाइन होता है स्टार्ट और उसका उस सर्टिफिकेट का एंड डेट और टाइम। दूसरा पॉइंट है, सर्टिफिकेट्स आर कंसिडर्ड वैलिड इफ यूज ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड। सर्टिफिकेट तभी तक वैलिड माना जाता है जब तक उसे वैलिडिटी पीरियड के अंदर यूज किया जाता है। अ न्यू सर्टिफिकेट इज इशूड जस्ट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द ओल्ड सर्टिफिकेट। नए सर्टिफिकेट का इशू होता है जब पुराने सर्टिफिकेट का एक्सपायरेशन से थोड़े टाइम पहले ही नए सर्टिफिकेट का इशू किया जाता है। ईच सर्टिफिकेट अथॉरिटी मस्ट मेंटेन अ लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रिवोक्ड बट नॉट एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय सीए। तो इसमें क्या होता है, हर सर्टिफिकेट अथॉरिटी को एक लिस्ट मेंटेन करके रखनी होती है जिसमें रिवोक सर्टिफिकेट जो होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं। इसमें उनकी डिटेल्स नहीं होती जो सर्टिफिकेट पहले ही एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो ईच सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरएल भी बोलते हैं, पोस्टेड टू द डायरेक्टरी इज साइंड बाय इशूअर एंड includes the issuer's name, the date the list was created, the date the next CRL is scheduled to be issued, and an entry for each revoked certificate। तो इसमें क्या होता है कि हर सीआरएल की डायरेक्टरी में, जो डायरेक्टरी में डाली जाती है सीआरएल लिस्ट डाली जाती है इशूअर की, उसमें इशूअर का नाम होता है जिसके जिसके नाम पे सर्टिफिकेट है, जिसने बनाया है, कब वो सर्टिफिकेट बना उसकी वो डेट, और नए उस सर्टिफिकेट का नेक्स्ट सीआरएल कब का शेड्यूल है उसका डेट, यानी कि एक तरीके से एंड डेट उस सर्टिफिकेट का वो उस लिस्ट में होता है। और उसको एंड एन एंट्री फॉर ईच रिवोक सर्टिफिकेट, और हर रिवोक सर्टिफिकेट की उसके अंदर एंट्री होती है। तो अब हम पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्लॉक डायग्राम को देख लेते हैं। तो इसमें मेन दो कंपार्टमेंट होते हैं, ये पीकेआई यूजर एक ब्लॉक होता है और एक सर्टिफिकेट रेपोजिटरी एक ब्लॉक होता है। तो इसमें एंड एंटिटी जो है ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लेती है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को सेंड करती है, और ये फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी को वो डिटेल सेंड करती है, और एंड एंटिटी ने जो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन की या इनिशियलाइजेशन की ली थी वो भी इसको भेजती है। फिर ये वेरीफाई करता है, फिर वो सर्टिफिकेट जो क्रिएट होता है वो यहाँ दूसरे सर्टिफिकेट अथॉरिटी में दिया जाता है क्रॉस सर्टिफिकेशन चेक करने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो चेक होने के बाद इसको रेपो में डाल दिया जाता है, और यहाँ से सर्टिफिकेट को वापस से भेज के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में सर्टिफिकेट को पब्लिश कर दिया जाता है रेपो के अंदर। और फिर यहाँ से सर्टिफिकेट अथॉरिटी से सीआरएल इशूअर, जो हमने देखा था पिछले टॉपिक में कि हर डेट के साथ दो डेट होती हैं, इशू डेट ऑफ इशू और डेट उसका जब सीआरएल इशू, यानी जो एंड डेट होता है वो डेट होती है। तो सीआरएल इशूअर पे जाती है जो जहाँ पर वो लास्ट डेट उसका असाइन हुआ है, फिर वो इसको वो डिटेल भेजता है सीआरएल पब्लिकेशन को, और सर्टिफिकेट अथॉरिटी से वही क्रॉस वेरीफाई हो जाता है डिटेल, फिर यहाँ पर वो सर्टिफिकेट हमारा रेपो में डाल दिया जाता है। और इस तो अब हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में एलिमेंट्स देख लेते हैं। पहला है एंड एंटिटी। इट इज यूज टू वैलिडेट डिजिटल सिग्नेचर्स देयर सर्टिफिकेशन पाथ फ्रॉम नॉन पब्लिक की ऑफ ट्रस्टेड सीए। तो एंड एंटिटी का यूज किया जाता है सर्टिफिकेट के ऊपर जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए फ्रॉम ट्रस्टेड सीए ऑफ पब्लिक की। तो पब्लिक की के सीए के थ्रू, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू इसको वैलिडेट करवाया जाता है। दूसरा सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज यूज टू इशू एंड रिवोक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसका यूज किसी भी पीकेसी के इशू और रिवोक में किया जाता है। तीसरा है हमारा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आरए। इट इज यूज टू वैलिडेट द बाइंडिंग बिटवीन पब्लिक की एंड द सर्टिफिकेट होल्डर आइडेंटिटीज। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का यूज हमारा पब्लिक की और जो सर्टिफिकेट होल्डर है उसकी आइडेंटिटी और पब्लिक की के बीच में जो रिलेशन है उसको वैलिडेट करने के लिए आरए का यूज करते हैं, जिसको हम बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हम बाइंडिंग को वैलिडेट करवाते हैं जो पब्लिक की और सर्टिफिकेट होल्डर आइडेंटिटी के बीच में होती है। चौथा है हमारा सीआरएल इशूअर। इट एन ऑप्शनल कंपोनेंट दैट अ सीए कैन डेलीगेट टू पब्लिश सीआरएल। ये एक ऑप्शनल कंपोनेंट होता है सीए का, जिसमें सीए वो है पब्लिश कर सकता है सीआरएल को, रिप्रेजेंट कर सकता है सीआरएल के सेक्शन के अंदर पब्लिश करवा सकता है सीआरएल को। और रेपोजिटरी होता है, इट इज यूज टू स्टोर एंड मेक अवेलेबल सर्टिफिकेट्स एंड सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट। जो रेपो होती है हमारी, उसको रेपोजिटरी को
शॉर्ट में रेपो भी बोलते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं स्टोर या फिर जो अवेलेबल सर्टिफिकेट है उनको बनाने में, या सीआरएल को स्टोर करवाने के लिए हम रेपो का यूज़ करते हैं। तो अब हमारा है नेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पीकेआई मैनेजमेंट फंक्शन। PKI identifies a number of management functions that potentially need to be supported by management protocols. PKI हमारे फंक्शंस होते हैं PKI में, जो PKI मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाई करवाता है। तो पहला फंक्शन हमारा होता है इसमें रजिस्ट्रेशन, दूसरा इनिशियलाइजेशन, तीसरा सर्टिफिकेशन, चौथा की पेयर रिकवरी, पांचवा की पेयर अपडेट, छठा रेवोकेशन लिस्ट और सातवां क्रॉस सर्टिफिकेशन। तो ये टोटल 7 फंक्शंस होते हैं जो PKI के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है Kerberos. Kerberos is a computer network authentication protocol which allows individual communicating over a non-secure network to prove their identity to one another in a secure manner. तो Kerberos एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेटिंग चैनल पर अपने एक दूसरे को प्रूव कर सकें सिक्योर मैनर में ओवर एन नॉन सिक्योर नेटवर्क। इनिशियली इट वाज डेवलप्ड बाय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में MIT, फॉर प्रोजेक्ट अथीना इन लेट 80s। तो ये डेवलप करा गया था MIT के थ्रू फॉर प्रोजेक्ट अथीना इन लेट 80s में। नाउ इट इज़ डिफ़ॉल्ट ऑथराइजेशन टेक्नोलॉजी इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो अब कैरबरस का डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ऑथराइजेशन टेक्नोलॉजी के लिए, और इसका यूज़ इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि एप्पल OS, FreeBSD, यूनिक्स एंड लिनक्स। Kerberos इज प्राइमरीली एम्ड एट क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसका प्राइमरी एम रहता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करना। इट प्रोवाइड्स म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन टू बोथ द यूजर एंड सर्वर टू वेरीफाई ईच अदर्स आइडेंटिटी। तो इसमें रहता है कि ये प्रोवाइड्स म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, दोनों को प्रोवाइड करवाता है कि जो यूजर और सर्वर है वो एक दूसरे को वेरीफाई कर सके अपनी आइडेंटिटी। इसका अब हम अगला देख लेते हैं। Kerberos रन एज ए थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सर्वर। Kerberos जो है वो थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सर्वर की तरह काम करता है, जिसको हम की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बोलते हैं, KDC शॉर्ट फॉर्म में। Kerberos प्रोटोकॉल मैसेजेस आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ईव्सड्रॉपिंग एंड रिप्ले अटैक। Kerberos के मैसेजेस जो होते हैं, Kerberos प्रोटोकॉल मैसेजेस, वो ईव्सड्रॉपिंग अटैक और रिप्ले अटैक से प्रोटेक्टेड रहते हैं। Kerberos builds on symmetric key cryptography and requires a trusted third party. जो Kerberos है वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पे बनता है और इसको एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की जरूरत होती है काम करने के लिए। देयर आर 4 एंटिटीज इन्वॉल्व इन Kerberos प्रोटोकॉल। यहाँ 4 एंटिटीज हैं जो Kerberos प्रोटोकॉल में काम करती हैं। फर्स्ट है द क्लाइंट वर्क स्टेशन सच एज यूजर। पहला मेन है यूजर, जिसको हम क्लाइंट वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। दूसरा है ऑथेंटिकेशन सर्वर AS। इट वेरीफाइज द यूजर ड्यूरिंग लॉगिन। ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है कि जब यूजर लॉगिन करता है तो वो वहाँ पर वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेट करता है यूजर को। तीसरा है टिकट ग्रांटिंग सर्वर TGS। द टिकट ग्रांटिंग सर्वर इशूज द टिकट फॉर द सर्वर। जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है वो सर्वर के लिए टिकट इशूज करता है। और चौथा लास्ट पॉइंट है सर्वर ऑफरिंग सर्विस सच एज नेटवर्क प्रिंटिंग, फाइल शेयरिंग और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो सर्वर है वो यूजर को मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे नेटवर्क प्रिंटिंग, फाइल शेयरिंग और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं Kerberos का, मतलब जो डायग्राम बना हुआ है ये। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है यूजर लॉग्स ऑन टू द वर्क स्टेशन एंड रिक्वेस्ट सर्विस ऑन होस्ट। जो क्लाइंट है वो लॉग इन करता है पहले, फिर ये रिक्वेस्ट करता है सर्विस। तो पहले ऑथेंटिकेशन सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगा टिकट ग्रांटिंग टिकट की। फिर ये यहाँ पर एज वेरीफाइज यूजर एक्सेस राइट इन डेटाबेस क्रिएट टिकट ग्रांटिंग टिकट एंड सेशन की रिजल्ट्स आर एन्क्रिप्टेड यूजिंग पासवर्ड डेराइव्ड फ्रॉम द यूजर पासवर्ड। तो यहाँ पर ये वेरीफाई करता है एक्सेस, जो ये इसने रिक्वेस्ट भेजी है वो डाटाबेस में चेक करेगा इसकी यूजर नेम और उसका पासवर्ड वेरीफाई करेगा। फिर ये इनक्रिप्ट करके उसका टिकट एंड सेशन की क्लाइंट को वापस सेंड करता है। फिर यहाँ पर वर्क स्टेशन प्रमोट्स यूजर फॉर पासवर्ड एंड यूजेस पासवर्ड टू डिक्रिप्ट इनकमिंग मैसेज, देन सेंड्स टिकट एंड ऑथेंटिकेटर विच कंटेन्स यूजर नेम, नेटवर्क एड्रेस एंड टाइम टू TGS। तो यहाँ पर ये कर रहा है कि ये पासवर्ड को यूज करता है। फिर ये यहाँ से डेटा, ये टिकट ग्रांटिंग सर्विस TGS में रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्विस ग्रांटिंग टिकट की। फिर ये करता है TGS डिक्रिप्ट टिकट एंड ऑथेंटिकेटेड। TGS जो है वो टिकट को डिक्रिप्ट करता है, ऑथेंटिकेटर को डिक्रिप्ट करता है, रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है, देन क्रिएट टिकट फॉर रिक्वेस्टेड सर्वर।
फिर ये यहाँ पर इसको सेंड करता है टिकट एंड सेशन की। जो यहाँ पर सेशन की इसको रिसीव होती है वो दो चीज़ें कंटेन करती है, मेन इनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर क्लाइंट और इनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर टीजीएस। फिर यहाँ पर ये सर्वर से रिक्वेस्ट करता है जो इसको सर्विस यूज़ करनी होती है। सर्वर वेरीफाइज दैट टिकट एंड ऑथेंटिकेटर मैचेस देन ग्रांट्स द एक्सेस टू सर्विस इफ म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। सर्वर रिटर्न्स एन ऑथेंटिकेटर। यहाँ पर सर्वर जब ये रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को सर्विस की, तो सर्वर वेरीफाई करता है पहले उस टिकट और ऑथेंटिकेटर को। अगर वो मैच होती है तो ठीक है, और अगर म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होता है तो सर्वर इसको ऑथेंटिकेटर प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। और ये सारे प्रोसेस वन पर यूज़र लॉग ऑन सेशन होते हैं, मतलब एक बार में ये होगा तो ये होगा, फिर ये पूरा एक हो जाएगा, फिर ये परफॉर्मेंस ये टीजीएस में रिक्वेस्ट जाएगी रिसीव होगी, फिर ये एक पूरा होगा, फिर सर्वर में जाएगी रिसीव होगी, ये एक पूरा होगा, ये ओवरव्यू हो जाता है। अब हम इसका स्टेप्स देख लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट स्टेप था यूजर लॉग इन एंड रिक्वेस्ट सर्विस ऑन द होस्ट, थर्ड यूजर रिक्वेस्ट फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्विस। तो पहला स्टेप वही है, यूजर लॉग इन करता है, सर्विस रिक्वेस्ट करता है होस्ट से, थर्ड यूजर रिक्वेस्ट फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्विस, टिकट ग्रांटिंग सर्विस यूज रिक्वेस्ट करता है एजी से, फिर एएस से ऑथेंटिकेशन सर्वर से। स्टेप टू में ऑथेंटिकेशन सर्वर वेरीफाइज यूजर एक्सेस राइट यूजिंग डेटाबेस देन गिव्स टिकट ग्रांटिंग टिकट। इसमें क्या है, एएस जो ऑथेंटिकेशन सर्वर वो वेरीफाइज करता है यूजर का एक्सेस और डेटाबेस से मैच करके, और टिकट ग्रांटिंग टिकट उसको सेंड करता है एंड सेशन की भी सेंड करता है। रिजल्ट्स आर इंक्रिप्टेड यूजिंग द पासवर्ड ऑफ द यूजर। जो रिजल्ट होता है वो इंक्रिप्टेड रहता है पासवर्ड ऑफ द यूजर के, यूजर ने जो पासवर्ड बना रखा है उससे। थर्ड है द डिक्रिप्शन ऑफ द मैसेज इज डन यूजिंग पासवर्ड देन सेंड्स द टिकट टू द टिकट ग्रांटिंग सर्वर देन टिकट ग्रांटिंग सर्वर। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप 3 में मैसेज का डिक्रिप्शन होता है जो वहाँ एएस से आया था ऑथेंटिकेशन सर्वर से, फिर यहाँ पर वो सेंड करता है टिकट ग्रांटिंग सर्वर को टिकट, और वो टिकट कंटेन करता है हमारा जैसे यूजर नेम और नेटवर्क एड्रेस। तो टिकट कंटेन्स ऑथेंटिकेटर्स लाइक यूजर नेम और नेटवर्क एड्रेस। स्टेप 4 में होता है कि टिकट ग्रांटिंग सर्वर डिक्रिप्ट द टिकट सेंड बाय द यूजर। जो टीजीएस है वो टिकट को डिक्रिप्ट करता है जो यूजर ने सेंड किया है, और ऑथेंटिकेटर को वेरीफाइज करता है एंड देन क्रिएट्स द टिकट फॉर रिक्वेस्टिंग सर्विस फ्रॉम द सर्वर। तो ये टिकट क्रिएट करता है फॉर द सर्विस फ्रॉम द सर्वर, उसको सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए सर्वर से। अब हमारा पांचवा स्टेप है द यूजर सेंड्स द टिकट एंड ऑथेंटिकेटर टू द सर्वर। जो यूजर है वो टिकट एंड ऑथेंटिकेटर सर्वर को सेंड करेगा कोई सर्विस यूज करने के लिए, और फिर सर्वर वेरीफाइज द टिकट एंड ऑथेंटिकेटर देन जनरेट्स एक्सेस टू द सर्विस। पहले वो वेरीफाई करता है टिकट एंड ऑथेंटिकेटर सर्वर, उसके बाद वो एक्सेस जनरेट करता है सर्विस का एंड देन यूजर कैन एक्सेस द सर्विसेज। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कर्वरस वर्जन 4 एंड कर्वरस वर्जन 5। कर्वरस वर्जन 4 इट इज लॉन्च इन 1980s, ये 1980s में लॉन्च हुआ था। वर्जन 5 1990 में लॉन्च हुआ था। जो वर्जन 4 है ये टिकट सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, इट प्रोवाइड्स टिकट सपोर्ट। और जो वर्जन 5 कर्वरस है इट प्रोवाइड्स टिकट सपोर्ट विथ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज फॉर फॉरवर्डिंग रिन्यूइंग एंड पोस्ट डेटिंग टिकट। इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमें मिल जाती है फॉरवर्डिंग की, रिन्यूइंग की, पोस्ट डेटिंग की टिकट के अंदर। वर्जन 4 में वर्क्स ऑन रिसीवर मेक राइट एनकोडिंग सिस्टम, whereas version 5 works on ANS.1 encoding system. Kerberos version 4 it does not support transitive cross-realm authentication, whereas version 5 it supports transitive cross-realm authentication. Kerberos version 4 में it uses DES for encryption, data encryption standard, whereas version 5 it uses an encryption technique as ciphertext is tagged with an encryption identifier. ये कोई भी साइफर टेक्निक को यूज कर ले, किसी भी इंक्रिप्शन टेक्निक को यूज कर लेता है जिसमें साइफर टेक्स्ट टैग करा जा सकता है उसके आइडेंटिफायर में। और वर्जन 4 का लास्ट डिफरेंस है द टिकट लाइफ टाइम हैज टू बी स्पेसिफाइड इन यूनिट्स फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ 5 मिनट। तो इसमें जो टिकट की लाइफ टाइम होती है वो स्पेसिफाइड यूनिट में 5 मिनट्स की होती है बस। वेरस वर्जन 5 में वो टाइम वेरी कर सकता है आर्बिट्री टाइम के हिसाब से, इसमें टाइम कोई फिक्स नहीं होता। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल मेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी रेफर्स टू द कलेक्टिव मेजर्स यूज्ड टू सिक्योर द एक्सेस एंड कंटेंट ऑफ एन ईमेल अकाउंट और सर्विस। तो ईमेल सिक्योरिटी हमारा बताता है कि रेफर्स टू कलेक्टिव मेजर्स, इसमें हमारा होता है कि हम ऐसे मेजर्स और ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं
जो एक्सेस और ईमेल के कंटेंट को सिक्योर करने में यूज होते हैं. इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ईमेल मैसेजेस. इसमें हमारा कई तरीके के अलग अलग सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, अवेलेबिलिटी ऑफ ईमेल मैसेजेस मेंटेन करना, एज वेल एज सेफ गार्डिंग, ईमेल को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फिशिंग अटैक, स्पैम, वायरसेस एंड अदर फॉर्म ऑफ मालवेयर. जिसमें हमारा ईमेल सिक्योरिटी में आ जाता है कि हमें फिशिंग अटैक, स्पैम जो जाते हैं ईमेल्स में, वायरसेस या किसी अलग तरीके के जो वायरस या मालवेयर आते हैं उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है. It allows an individual or organization to protect the overall access to one or more email address/account. तो ये हमारे को एक किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि हम पूरे ईमेल एड्रेस या पूरे ईमेल अकाउंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें. इसमें SSL एंड TLS रेफर्स टू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन. तो इसमें हमारे मेन दो प्रोटोकॉल्स हैं जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं ईमेल सिक्योरिटी के लिए, SSL एंड TSL. TSL provides a way to encrypt communication channel between two computers over the internet. जो TLS है वो एक ऐसा वे यानी ऐसा मेथड प्रोवाइड करवाता है जिसमें हम दोनों कंप्यूटर्स के चैनल्स को हम इनक्रिप्ट कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल सिक्योरिटी में प्रीटी गुड प्राइवेसी, PGP. इट वाज डिजाइन्ड बाय फिल जिमरमैन in 1991. Pretty Good Privacy is an encryption algorithm that provides cryptographic privacy and authentication for data communication. जो Pretty Good Privacy PGP है, ये एक encryption algorithm है जो cryptographic privacy और authentication provide करवाती है data communication के लिए. PGP was designed to provide all four aspects of security. जो PGP है वो सिक्योरिटी के 4 एस्पेक्ट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए डिज़ाइन करी गई थी. वो 4 एस्पेक्ट्स हैं कौन कौन से देख लेते हैं. प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुटेशन इन सेंडिंग ऑफ ईमेल. PGP uses a combination of public key and conventional encryption to provide security for electronic mail, messages and data file. PGP जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ करता है पब्लिक की का और कन्वेंशनल इंक्रिप्शन का to provide security for email messages and data file. PGP is an open source and freely available software package. जो PGP है वो ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है फॉर ईमेल सिक्योरिटी. PGP प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. PGP यूज करता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का. इट यूजेस डिजिटल सिग्नेचर फॉर प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन. इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू द यूज ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक इनक्रिप्शन. ये कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोवाइड करवाता है थ्रू द यूज ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक इनक्रिप्शन के थ्रू. तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 में S/MIME. S/MIME है, इट इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ MIME AKA S/MIME, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. इट इज़ यूज टू सपोर्ट इनक्रिप्शन ऑफ ईमेल मैसेजेस. ये हमारा बनाया गया था इनक्रिप्शन को सपोर्ट करने के लिए ईमेल मैसेजेस में. S/MIME इज़ वाइडली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल. ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है फॉर सेंडिंग डिजिटली साइंड इन इनक्रिप्टेड मैसेज, जिसके थ्रू हम डिजिटली साइंड मैसेज और इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड कर सकते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन MIME स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी सर्विस फॉर ईमेल एप्लीकेशन. ये S/MIME हमारा MIME स्टैंडर्ड पर बेस्ड है जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवाता है ईमेल एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, मैसेज इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी. S/MIME यूजेस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टू साइन एंड इनक्रिप्ट मैसेज. ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करता है, पब्लिक की का यूज़ करता है टू साइन द मैसेज एंड इनक्रिप्ट द ईमेल. एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ 2 कीज. हर ईमेल पार्टिसिपेंट के पास 2 कीज होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की. प्राइवेट की जिसे प्राइवेट रखी जाती है और पब्लिक की जो सबके पास अवेलेबल रहती है. तो ये हमारा फाइनल कंटेंट है इस यूनिट 4 का. तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में. जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द PGP. व्हाट इज रेल्म, कंप्यूट 3 to the power 61 mod 7, लिस्ट आउट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल सिग्नेचर. एंड 10 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस ये हैं. What is digital certificate? Give the format of X.509 certificate showing the important element of the certificate. How is an X.509 certificate revoked?
Second question है explain the full service of Kerberos environment. What are the principal differences between version 4 and version 5 of Kerberos? Describe how Diffie-Hellman algorithm used for key exchange in vulnerable to man-in-middle attack. Determine the shared secret key in Diffie-Hellman scheme with a common prime number 71 and primitive root 7. Given the private key of the communicating parties A and B are 5 and 12 respectively. Explain the sequence of step 5. This is the question number 5. Explain the sequence of steps involved in the message generation and reception in pretty good privacy PGP with block diagram. यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होती है. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe. Keep follow our Instagram and share this video with your friends.